आप लोगों का खूब मैसेज आ रहा है, खूब मैसेज कर रहे हैं आप। विस्तार न्यूज पर भरोसा जताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको 8 से 9 1 घंटे क्या क्या बताता हूं, कौन कौन सी खबरें दिखाता हूं, पहले उसके बारे में बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबर जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है, सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूं। आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करेंगे। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में रंगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर आतंकी इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए साजिश रच रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तनाव है, आतंकियों में। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आतंकियों में तनाव। दूसरी खबर में बात दतिया में हुए दर्दनाक हादसे की करेंगे। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात रीवा की करेंगे। श्रीनिवास तिवारी पर बोलकर सांसद जी बुरे फंस गए हैं। क्या है पूरी खबर देखना है तो जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में देखिएगा, एक शराबी ने सड़क बनाने की अपील की। कह रहा है शराबी ने कहा है सड़क बना दो, पीने में दिक्कत हो रही है। अधिकारी बोले बनवाते हैं। पांचवी खबर में आज फिर से बात नक्सलियों की करेंगे। अब नक्सली अपना इतिहास, भूगोल और वर्तमान बताने लगे हैं। पाताल से इतिहास निकलने लगा है। छठवीं खबर में बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कॉन्फ्रेंस की करेंगे। कलेक्टर एसपी सावधान हो जाइए, मुख्यमंत्री गुस्से में है। और आखिर में आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और पहली खबर क्या है ये दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आतंकियों को तनाव है। आज क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूं मैं? आज इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं और क्यों जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात कर रहा हूं, पूरी खबर विस्तार से जानना चाहते हैं तो देख लीजिएगा इस खबर को, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं ठीक एक हफ्ते बाद, यानी 18 सितंबर को 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आतंक, दहशतगर्द, खौफ, डर। लेकिन मोदी सरकार के 370 वाले ऐतिहासिक फैसले ने एक नए कश्मीर को बनाया है, एक नए कश्मीर का जन्म हुआ है। कश्मीर में क्या माहौल है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। कश्मीर के दिल में आपने कदम ही कदम बने स्टेट के लिए टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है, और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ ये अन्याय हुआ। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। धारा 370 अब पास्ट है, इतिहास बन चुकी है, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। जीत गई बे जीत गई। समझ गए मामला। पूरा चुनाव 370 के आसपास ही होने वाला है भाई। कश्मीर के चुनाव में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 370 की ही गूंज है। 10 साल बाद हो रहा ये चुनाव हर पार्टी के लिए खास है, खासकर वो पार्टियां जिनकी पहचान ही जम्मू कश्मीर से है, जैसे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस चुनाव में चाहे पीडीपी हो जो खुला समर्थन देने के लिए कांग्रेस और एनसी को तैयार है, या फिर एनसी हो जो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, इस बार के चुनाव में गठबंधन की राजनीति और इसके प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सब एकजुट होकर किसी भी तरह से विपक्ष बीजेपी को हराना चाहता है, एकजुट होकर सारे लोग। और इस गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी है यह भी जान लीजिए। सब कुछ विस्तार से आपको बता देता हूं। साल 2014 में जब चुनाव हुआ तो कुल सीटें 87 थी। कितनी थी? 87 थी। इसमें जम्मू रीजन में 37 सीटें थी, कश्मीर रीजन में 46 सीटें थी और लद्दाख में कुल 4 सीटें थी। सब कुछ आपको दिखा रहा हूं, ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप खुद कश्मीर में हैं। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख भी अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिसके बाद परिसीमन कराया गया, तो इस बार के चुनाव में कुल सीटें 90 हैं, जितनी छत्तीसगढ़ में। जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं।
जिसमें 6 सीट जम्मू रीजन में बढ़ाकर अब जम्मू में 43 सीट हो गई है और 1 सीट कश्मीर रीजन में बढ़ा तो 47 सीट हो गई है। इस आंकड़े को देखिए, जम्मू रीजन में बीजेपी और राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत हैं, जबकि कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए बीजेपी इस चुनाव में बड़ी चुनौती बन गई है और यही वजह है कि विपक्ष की पार्टियां एक साथ आ गई हैं। आप समझ गए पूरा गुड़ा गणित। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में रंगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस रंग में भंग डालने के लिए आतंकी अपनी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह कश्मीर में चुनाव शांति से ना हो जाए। आतंकी भी अपनी प्लानिंग बना रहे हैं। घाटी को फिर से दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने क्या कर दिया है, नाकाम कर दिया है। आतंकी तैयारी कर रहे थे कि कश्मीर में चुनाव होगा तो बम फोड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने क्या कर दिया है, उनके प्लानिंग को नाकाम कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। आतंकी जनता के मन में डर पैदा करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करते हुए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद क्या किया है, जब्त कर लिया है भाई साहब, जब्त कर लिया है। और इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिले कहां से हैं जानते हैं? देखिए पेड़ के नीचे जड़ में आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। देख रहे हैं विजुअल, देखिए मेरे अगल बगल आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहीं पर भारी संख्या में आतंकियों ने हथियार छिपाए थे। आतंकियों ने हथियार और गोला बारूद 10 फीट की गहराई में छिपाया था। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों को सलाम है कि इनकी करतूत को नाकाम कर दिया है। 1 हफ्ते से भी कम समय है, इसलिए कश्मीर चुनाव की बात करना जरूरी था, क्योंकि अब पूरे देश से पत्रकार भी कश्मीर पहुंचने लगे हैं। क्या करने? कश्मीर के चुनाव को आपको दिखाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और आतंकियों में तनाव। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? श्रीनिवास तिवारी पर बोलकर घिर गए हैं सांसद जी। ये खबर कहां से है? मध्य प्रदेश के रीवा से। अब रीवा के खबर आए तो हिंदी कस के बोली, हम रीवा क्या है। श्रीनिवास तिवारी का अपना पचे जानी थे, हम तो जानी थे वहीं क्या है ना, माने रीवा घर है हमार। बचपन में खूब सुने रहन श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में। उनका लइके एह समय खूब बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के राजनीति में एक बयान के चलते खूब बवाल हो रहा है। का बवाल जाने चाहिए थे? रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा श्रीनिवास तिवारी के ऊपर ऐसन बयान दीहीन कि यह पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा हो गया। श्रीनिवास तिवारी कल्लई के जनार्दन मिश्रा भ्रष्टाचार, गुंडाराज जैसन शब्द के इस्तेमाल करीन, जिसके वजह से विवाद हो रहा है। पूर्व खबर का है, जाने चाहिए थे, जान ली। चलिए पूर्व खबर बताई दी थी, बाकी दर्शक भी हैं भाई, हो गया बघेली। श्रीनिवास तिवारी यानी कि रीवा का व्हाइट टाइगर। कहानी बताने वाले तो यही बताते हैं कि उनके समय में बिना उनके इशारे पर रीवा संभाग में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। समझिए कितना ऊंचा कद रहा होगा श्रीनिवास तिवारी का। जब चलते थे तो लाव लश्कर के साथ चलते थे। चुनाव जीते या हारे, हनक में कोई अंतर नहीं होती थी। जलवा जलाल एक जैसा रहता था। लोगों के मन में श्रीनिवास तिवारी को लेकर हमेशा एक जैसी इज्जत रहती थी। रीवा संभाग में तो एक कहावत भी चलता है। क्या कहावत है? दादा न होए दयु आए, वोट न देबे तयु आए, 5 साल के 6 आए। मतलब दादा नहीं भगवान हैं। आप वोट देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी उनकी शख्सियत बरकरार रहेगी। और अगर चुनाव जीत गए तब भी 5 साल के लिए दिक्कत होगी, मतलब 6 आए, ऐसे लोग कहते हैं वहां। ऐसी कहावत श्रीनिवास तिवारी को लेकर सुनने के लिए मिलती है। सोचिए कितना बड़ा कद था रीवा संभाग में श्रीनिवास तिवारी का। इन्हीं श्रीनिवास तिवारी के ऊपर जनार्दन मिश्रा सांसद रीवा के कुछ ऐसा बोल गए जिससे पूरा माहौल गर्मा गया है। पहले सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या बोला है ये सुन लीजिए, उसके बाद खबर पर आगे बात करेंगे। सुनाइए सांसद जी को। कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वा हुआ करते थे। दादा हो दयुआ है, वोट न देवे तहुआ। एक गड्ढा नहीं पटवा पाता। सांसद साहब फ्लाईओवर के उद्घाटन में पहुंचे थे, बोलने लगे तो ऐसा बोले कि अब खुद गिर गए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले रीवा सांसद को अपने निशाने पर ले रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी के पोते यानी कि त्योंथर से बीजेपी विधायक, खबर क्या समझिएगा,
बीजेपी सांसद ने बोला है और उनके पोते बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा सांसद को साफ साफ कह दिया है कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उनके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। सुन लीजिए सिद्धार्थ तिवारी क्या कह रहे हैं। जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति, उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए पूरे विंध्य और प्रदेश में लाखों लोग हैं और इस तरह की टिप्पणी से वो आहत हुए हैं। सिद्धार्थ तिवारी के लिए यह मामला बेहद व्यक्तिगत है। मीडिया के सामने वो यही बता रहे थे। इस विवाद को हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है था कि जनार्दन मिश्रा ने फिर एक बयान दे दिया। इस बार तो श्रीनिवास तिवारी के साथ साथ उनके पोते को भी लपेट लिए हैं। सुनाइए भाई क्या कह रहे हैं जनार्दन मिश्रा, सुनाइए जरा। तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है। बीजेपी परिवार का हिस्सा तो सुने वो, क्या उसके बाबा ने क्या किया है। बड़ा बयान है सांसद जी का। रीवा सांसद ने श्रीनिवास तिवारी के साथ साथ उनके पोते को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस श्रीनिवास तिवारी की इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें एक नेता से बड़ा मानते थे, उस पर भ्रष्टाचार, गुंडाराज जैसे न जाने कितने ही आरोप लगा दिए गए हैं। कुछ के मन में इज्जत का सम्मान था तो कुछ को शिकायत भी थी। ऐसा नहीं था कि श्रीनिवास तिवारी के प्रति नाराजगी नहीं थी या श्रीनिवास तिवारी से कोई नाराज नहीं था या श्रीनिवास तिवारी जो कहते थे वो सब कुछ सही ही होता था या सबके लिए न्यायप्रिय बातें करते थे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उन्हें ये मानते थे कि ये रीवा को सौगात दे रहे हैं, जो भी रीवा में मिल रहा है श्रीनिवास तिवारी की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत भी थी कि नहीं ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे साथ गलत किए हैं, हमारे साथ ऐसा किए हैं, हमारे साथ अत्याचार किए हैं। अलग अलग तरह के विचार थे। मामला बहुत बड़ा हो चुका है। कांग्रेस गरमाई हुई है। श्रीनिवास तिवारी के परिवार में आक्रोश है। विंध्य में उबाल आ गया है। कई शहरों में सांसद के इस बयान के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। आज रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में सभी कांग्रेसियों ने मिलकर सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने रीवा सांसद की बुद्धि के लिए हवन कर दिया। जनार्दन मिश्रा के बयान पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिखाइए। महिला कांग्रेस की बहनों के साथ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी और उनकी संपूर्ण भजबज मंडली को सद्बुद्धि प्रदान करे। और हम चाहते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी सार्वजनिक रूप से सभी से माफ़ी मांगे, रीवा की जनता से माफ़ी मांगे। इनको ये नहीं पता कि जो ब्रह्मलीन हो जाता है कोई व्यक्ति, वो दिवंगत आत्मा, वो देवतुल्य हो जाता है, उसको गरियाया नहीं जाता। और दादा के कार्यों को लेकर गड्ढे से आकरे, दादा की दी हुई इतनी विरासत यहाँ पे दिखाई नहीं देती है उनको। जिनका संघर्षमय जीवन हो, किसी भी दल का आदमी या हमारे ही दल का आदमी टिप्पणी करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सिद्धार्थ तिवारी राज को देना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी से हर कांग्रेसी को चोट पहुंची। नेताओं को सुना दिए। श्रीनिवास तिवारी को चाहने वाले भी बहुत हैं, इनके समर्थकों को भी सुनाते हैं। सुना दीजिए भाई क्या कह रहे हैं रीवा में इनके चाहने वाले लोग, सुनाइए। दादा का समय, दादा को देखने वाले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे। कहीं से निकलत रहे तो यह काफिला में समझ में आवत रहा कि अपने विंध्य प्रदेश में कौनो नेता है। विंध्य के श्रीनिवास तिवारी जी शान रहे हैं, अब शान रहेंगे। अगर वो होते तो उनके सामने ये खड़े नहीं हो पाते। आज जहाँ खड़े हैं ये उन्हीं की देन है। विवाद बढ़ रहा है। श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, सांसद पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बयानबाजी बड़े नेता के ऊपर हुई है तो मामला बड़ा ही होगा। आगे जो भी होगा बताते रहेंगे, लेकिन पूरा विंध्य रीजन उबाल में है, इसलिए खबर दिखाना जरूरी था। अगली खबर क्या है? लगातार बारिश से 400 साल पुरानी दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। एक ही परिवार के 9 लोग मलबे में दब गए हैं। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई। जब ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं
तो रूह कांप जाती है। जैसे ये खबर आई, हमने अपने सहयोगी अनिल गौर को मौके पर भेज दिया। अनिल गौर की रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे इस खबर पर बात करेंगे। दिखाइए ग्राउंड पर पहुंचे हमारे सहयोगी क्या दिखा रहे हैं। दतिया में यह बड़ा दर्दनाक हादसा है। ये किले की दीवार है और बताया जा रहा है 400 साल से अधिक पुरानी दीवार है और यही दीवार गिर गई। एक ही परिवार के 7 लोग की मौत हो गई है। कोई नहीं बचाएगा यदि हमारे मम्मी पापा का जो होगा। पहले भी गर्मी उठती। देख सकते हैं कि ये अंतिम शव है जो लगातार यहाँ सुबह से ही रेस्क्यू किया जा रहा था। चार 400 साल पुरानी दीवार गिरी, करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू चला। सुबह करीब 3:30 बजे तेज आवाज आई। लोग बाहर निकले तो देखा कि किले की दीवार गिर गई। मलबे में दबे 2 लोगों को तत्काल बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह करीब 5 बजे जिले के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जो दीवार गिरी वो 400 साल पुरानी थी। बाप रे बाप, 400 साल। और जब हमारे सहयोगी अनिल गौर ने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों में गुस्सा था, आक्रोश था। सुन लीजिए स्थानीय क्या कह रहे हैं। मेरी 20 शिकायतें लगी हैं। हर कलेक्टर, जब कलेक्टर बदलता था मैं लिखित में शिकायत करता था, विद नेम, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं नाम लिखा मैंने इन लोगों का कि इनको हटाया जाए, बचाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन मुर्दों की तरह जीता रहा। कार्रवाई नहीं की थी ना, पहले किसी ने नहीं सुनी। 2 एप्लीकेशन लिखी हो चुकी है इसकी, किसी ने टोरी नहीं है। 2 एप्लीकेशन दी गई है लड़की है, मतलब किसी ने पता नहीं देखा। हो जाएगा हो जाएगा, अपनों को ले गई है सर। महिला रो रही है, बिलख रही है, कह रही है अपनों को ही ले गई ये दीवार। सोचिए, बार बार शिकायत की गई। अगर समय पर अधिकारी जाग गए होते तो ये हादसा ना होता और ये रोते बिलखते लोगों के परिजन इनके पास ही होते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। दर्दनाक हादसा है, विस्तार से बता दिया, ग्राउंड से एक-एक तस्वीर दिखा दी। चलिए अगली खबर दिखा देते हैं। अगली खबर कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। कलेक्टर, एसपी सावधान हो जाइए, मुख्यमंत्री गुस्से में हैं। बहुत शांत, सहज, सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्यों लिखना पड़ रहा है? कलेक्टर, एसपी सावधान हो जाइए, मुख्यमंत्री गुस्से में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बड़ी बैठक ली है। राज्य के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और जिला पंचायत सीओ सभी अधिकारी रायपुर पहुंचे हैं। 100 से ज्यादा अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कुछ दिन बाद एसपी भी पहुंचेंगे। बहुत बड़ी बैठक है। 7-8 घंटे तक मीटिंग चली। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 3 अवतार एक साथ देखने को मिला है। आम जनता के काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को बहुत हड़काया है। अच्छे काम पर तारीफ की है और भावुक भी हुए हैं। आज दिन भर की बैठक में क्या क्या हुआ है, चलिए इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दिन भर चली बैठक में 13 विभागों की एक-एक कर समीक्षा की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने व्यवहार के विपरीत अंदाज में दिखे। सरल सहज मुख्यमंत्री बहुत सख्त तेवर में दिखे। आज किन किन कामों पर लापरवाही के लिए सीएम साय नाराज हुए, सबसे पहले ये देख लीजिए, इसके बाद आगे बताएंगे। मुख्यमंत्री ने कई मामलों को लेकर नाराजगी जताई है। सारंगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व मामलों की धीमी गति पर सीएम ने नाराजगी जताई। बस्तर में मनरेगा में कम लोगों को काम मिला, इसलिए सीएम ने कलेक्टर विजय दयाराम को फटकार लगाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना पर खैरागढ़, सारंगढ़, शक्ति, रायगढ़ जिले में काम नहीं हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री ने सुकमा, बलरामपुर कलेक्टर से साइकिल वितरण नहीं होने को लेकर सवाल किया। इसके साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र खैरागढ़ में बेड ऑक्यूपेंसी और क्योर रेट 0 होने पर भी सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने आम जनता और स्कूली बच्चों से दुर्व्यवहार पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेंशन वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन मामलों पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको
आगाह भी किया है। अच्छा काम करेंगे तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ डांटते नहीं है भाई, अगर अच्छा काम होता है तो तारीफ भी करते हैं। किसकी तारीफ हुई है, ग्राफिक्स के जरिए ये भी जान लीजिए, समझिए। सीएम विष्णुदेव साय ने टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में रायपुर और बिलासपुर के अच्छे प्रदर्शन पर तारीफ किया है। शहरों में पीएम आवास में बेहतर काम के लिए मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों की सराहना की है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि गरीब परिवारों को आवास दिलाना हमारा लक्ष्य है। डांट, फटकार और तारीफ के बाद सीएम विष्णुदेव साय भावुक भी हुए। 100 से ज्यादा अधिकारियों के बीच गरीबों की बात करते हुए सीएम भावुक हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हमें भूमिहीन परिवारों की पीड़ा समझनी होगी और जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करनी होगी। भूमिहीन परिवार को जाति प्रमाण पत्र मिलने में परेशानी ना हो, इसलिए प्रमाण पत्र को बनाने में देरी ना की जाए। सुन लीजिए सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है। उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार योजना है उसको 100% जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी जरूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। इस बैठक में विस्तार न्यूज की मुहिम भी रंग लाई है। जर्जर स्कूलों की हालत पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। स्कूल निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। गुणवत्ता से समझौता करने वालों की जगह जेल में होगी। साथ ही रिकवरी करने के लिए भी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है। इस साल स्कूल खुलने के बाद से ही लगातार विस्तार न्यूज के सभी सहयोगियों ने जर्जर स्कूलों को की 2 महीने तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। कई स्कूलों को शिफ्ट किया गया तो कहीं बच्चों को मध्याह्न भोजन में पीला चावल मिल रहा था। उनके थाली में चावल, दाल, सब्जी, अचार सब कुछ पहुंचाया। बस्तर में स्कूल भी बनाए गए। ऐसी बहुत कहानी है। तो कुल मिलाकर जिले के कलेक्टर एसपी सावधान हो जाएं। सीएम साहब गड़बड़ काम में नाराज होना शुरू कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। ये देखिए, अब पाताल से नक्सलियों का इतिहास भी निकलने लगा है। गृह मंत्री देश के अमित शाह ने क्या बोला कि पाताल में छिपे होंगे तो नक्सली नहीं बचेंगे। उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, हर दिन नक्सलवाद की एक कहानी दिखा रहा हूं। नक्सलियों ने अपना 20 साल का हिसाब किताब दिया है, सारा नफा नुकसान बताया है और साथ में सुरक्षा बलों का सही ढंग से मुकाबला न करने की बात भी कबूली है। नक्सलियों ने जवानों के सामने खुद को कमजोर बताया और कमजोर होना भी चाहिए भाई साहब। जानते हैं क्यों? मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन है ये। अमित शाह का वो बयान याद है ना, पाताल में छिप जाओ तब भी मारे जाओगे। गृहमंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोल के गए हैं। आगे बात करेंगे लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पिछले कुछ महीनों से नक्सलियों को लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा है। लगातार खबरें दिखा रहा हूं। हमारे जवान एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। 24 अगस्त को गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को लेकर अपने आंकड़े जारी किए थे। इसी बीच नक्सली संगठन ने एक बुकलेट जारी किया। यह बुकलेट कई मायनों में बहुत अहम है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं आपको। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी ने इस बुकलेट को जारी किया है। 25 पेज के इस बुकलेट में नक्सल इतिहास के 20 साल का पूरा लेखा जोखा है। बुकलेट के जरिए नक्सलियों ने खुद अपने 20 सालों का खूनी इतिहास बताया है। नक्सलियों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए, समझ लीजिए। नक्सलियों ने बताया है कि देश भर में साल 2004 से 2024 तक 5249 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें 1000 महिला माओवादी भी शामिल हैं। नक्सलियों ने बस्तर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड समेत कई राज्यों में हुए कुल 4073 घटनाओं
लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व स्पेशल डीजी, वो भी सुन लीजिए, सुनाइए। सुरक्षा बलों को तो मालूम है, हमें मालूम है उनके पास क्या है, क्योंकि वो कई अधिकांश जो है लूटे हुए वेपन्स हैं, और हमको मालूम है कि उनके पास कारतूस की कमी होती जा रही है। वो अपने कार्डर्स को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ऐसा ना लगे कि हम युद्ध हारने वाले हैं, इसलिए ये संख्याओं को बढ़ा चढ़ा के भी देते हैं। अगर उनके द्वारा दी गई संख्या सही भी मान ली जाए तो मुझे लगता है ये केवल एक प्रोपेगेंडा है अभी फिलहाल, क्योंकि ये कोई नई जानकारी नहीं है। 2019 में अमेरिका की पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम रखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, शॉर्ट में भाकपा और ब्रैकेट में माओवाद। और इसके बाद शुरू हुआ खून खराबे का एक ऐसा दौर जो आज भी जारी है। नक्सलियों द्वारा जारी अपनी इस बुकलेट में बस इसी इतिहास का जिक्र है, जिसकी 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक नक्सली 20वां स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। लेकिन इस बुकलेट में जो सबसे खास बात रही वो है नक्सलियों का कबूलनामा। जानते हैं नक्सलियों ने क्या कबूल लिया है? नहीं जानते हैं? जान लीजिए, दिखा देता हूं। नक्सलियों ने कबूला है कि पिछले कुछ सालों में वो कमजोर हुए हैं। हमारे सुरक्षा बलों की घेराबंदी से नक्सली संगठन की परेशानी बढ़ गई है। नक्सलियों ने माना है कि पुलिस के जवान पहले से आक्रामक हो गए हैं, जिससे नक्सली सुरक्षा बलों का मुकाबला मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के रवैये का भी जिक्र किया है। नक्सलियों ने कहा है कि हमारे इलाके में 1500 से 3000 से भी ज़्यादा जवानों को भेजा जाता है। जवान 20 से 25 गांवों को घेरते हैं, 10 से 12 किलोमीटर के एरिया को कैप्चर करते हैं। साथ ही नक्सलियों ने कहा कि जवान कार्डन सर्च और किल का नियम अपनाकर काम कर रहे हैं, जिससे नक्सल संगठन को भारी नुकसान हो रहा है। माओवादी पार्टी के काम में अड़चने आ रही हैं और खतरा बढ़ गया है। अच्छी बात है कि फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। अब हमारे जवानों पर हमला करोगे, उन पर हथियार चलाओगे तो हमारे जवान आपको अगरबत्ती थोड़ी ना दिखाएंगे भाई, पूजा थोड़ी ना करेंगे। करारा जवाब तो जरूर मिलेगा। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सलवाद अंत होने वाला है, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा हिडमा के गांव में जाके बैठ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये बहुत करीब पहुंच गया है मामला। पिछले 8 महीनों में ही बस्तर में 150 से अधिक नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है, जबकि करीब 650 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और इतने ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। ये आंकड़े बताते हैं कि फोर्स लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। लाल गलियारे का दायरा सिमट रहा है और लगता है कि जल्द ही देश इस सबसे बड़े आंतरिक खतरे से मुक्त होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आगे बाकी खबर जो है उसे बताने और दिखाने के लिए विस्तार न्यूज के साथ बने रहिए। एक नंबर मत भूलिएगा, 8282828249 82 पर आप अपनी परेशानी समस्या बता सकते हैं। नमस्कार।